लास्ट क्लास में मैंने आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे पाइथन के मल्टीपल एडिटर्स होते हैं जिनमें से हम लोग आइडल पे अभी काम कर रहे हैं। आइडल के अलावा और भी एडिटर्स होते हैं। पाइथन एडिटर्स की अगर हम बात करें तो हम लोग अभी आइडल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और एडिटर है जिसका यूज़ लोग करते हैं, जिसका नाम है पाइचार्म। पाइचार्म जो एडिटर है ये जेट ब्रेन्स एक कंपनी है, उन्होंने बनाया था। जेट ब्रेन्स कंपनी ने बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी, कॉटलिन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। उन्हीं लोगों ने ये बनाया पाइथन का एडिटर जिसका नाम है पाइचार्म। आइडल एडिटर ये पीएसएफ यानी पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने बनाया था। ये आपका फ्री है, पार्ट ऑफ पाइथन सेटअप था। अभी तक हम लोग पाइथन सेटअप के साथ जो एडिटर आता था वही यूज कर रहे थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और आता है VS कोड। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट का है। तो आप VS कोड का भी यूज कर सकते हैं अपनी कोडिंग करने के लिए। इसके अलावा देखें तो और भी है, जैसे एक आता है पाइडेव। पाइडेव इक्लिप्स वालों का है। जिन लोगों ने इक्लिप्स बनाया था, जावा का एडिटर, उन्हीं लोगों ने ये बनाया है। इसी सीरीज में एक और आता है जिसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर जो बनाया गया है ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाया हुआ है। एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब जुपिटर की अगर हम बात करें तो ये एडिटर बाकी एडिटर से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये एडिटर हमारा बाकी एडिटर से अलग है। तो बाकी एडिटर से कैसे अलग है उसकी बात करते हैं। एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है ना। तो अब ये जितने भी एडिटर हैं ऊपर के जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके डेस्कटॉप एडिटर्स हैं। डेस्कटॉप एडिटर्स का मतलब ये होता है कि आपको जिस लैपटॉप में इन एडिटर्स का यूज करके कोडिंग करनी है, उन लैपटॉप्स में इनके सेटअप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, बट ये जो आपका जुपिटर है ये हमारा वेब एडिटर है। वेब एडिटर का मतलब होता है कि अगर ये किसी एक कंप्यूटर पर इंस्टॉल है, मान लीजिए आपका कॉलेज है, कॉलेज में किसी एक कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर दिया, अब बाकी कंप्यूटरों पे इसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लाइक आप फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक क्या आपने अपने लैपटॉप पर कभी इंस्टॉल करी? नहीं। IRCTC की वेबसाइट आप यूज करते हो, क्या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल है? नहीं, वो तो सर्वर पर कहीं इंस्टॉल होगी, हम उसे एक्सेस कर लेते हैं ब्राउजर पे। सेम जुपिटर है। जुपिटर कह रहा है कि मैं वेब एडिटर हूँ, तो मैं एक सर्वर पे इंस्टॉल होता हूँ और फिर किसी भी दूसरे कंप्यूटर के ब्राउजर से आप मुझे चला सकते हैं। तो ये हमारा बाकियों से अलग है कि ये हमारा वेब एडिटर होता है। अब कौन से एडिटर पे हमें कोडिंग करनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा
एक पाइथन प्रोग्रामर को इफेक्ट नहीं करता कि आपने किस एडिटर पे कोडिंग करी हुई है। आप किसी भी एडिटर पे कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू जब आप जाते हैं तो ये क्वेश्चन होगा ही नहीं कि आपने पाइथन पढ़ी थी तो आपने VS कोड पे कोड लिखा था या जुपिटर पे लिखा था या आइडल पे या कोई XYZ एडिटर पे लिखा था। क्यों? क्योंकि वो आपसे पाइथन पूछेगा। अब ये कोई भी एडिटर अगर होगा तो पाइथन का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, लिस्ट तो लिस्ट रहेगी, टपल तो बन नहीं जाएगी। जो आपने डिक्शनरी के अंदर पढ़ा है वो वही रहेगा, वो बदल तो जाएगा नहीं। जो आपने फंक्शन के आर्गुमेंट रिटर्न या जो जो कोई भी कॉन्सेप्ट अब तक पाइथन में आपने सीखा है, कहीं भी लिख लो, लिखना ही तो है। तो बस लिखने का एक एक्सपीरियंस होगा हमारा कि किसी को लिखते समय हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा था ताकि हम फास्ट लिख पा रहे थे, कलरफुल लिख पा रहे थे, कहीं लिखते लिखते अपने आप सजेशन आ रहे थे। इससे क्या होता था, पूरा पूरा नाम लिखना नहीं पड़ता था, शुरू के 2 लेटर लेके अपने आप पूरा लिख जाता था। तो हमारा एक्सपीरियंस है, बेटर एक्सपीरियंस है या एवरेज एक्सपीरियंस है या पुअर एक्सपीरियंस है। पाइथन का कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा है, पाइथन का कॉन्सेप्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर हम एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो जनरल ट्रेंड में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस और AI, जब आप इनके लिए अपनी कोडिंग करते हैं तो ज्यादा बार लोग प्रेफर करते हैं जुपिटर के लिए। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर हमने 100 लोगों को डेटा एनालिटिक्स का कोड बनाते हुए देखा है तो हमने पाया 80 लोग जुपिटर का यूज कर रहे थे। ऐसे ही अगर 100 लोगों को हमने डेटा साइंस की कोडिंग करते हुए देखा है तो हमने पाया कि उनमें से 80 लोग हमारा फिर से जुपिटर का यूज कर रहे थे, सेम AI के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वेब डेवलपमेंट की, हमने 100 लोगों को पाइथन का यूज करते हुए वेबसाइट बनाते हुए देखा है ना। हमने जेंगो पर कोडिंग करते हुए देखा है। तो उन 100 में से 80 को हमने देखा है कि वो VS कोड पर कोडिंग कर रहे हैं या पाइचार्म पर कोडिंग कर रहे हैं। आज ज्यादातर लोग शिफ्ट हो गए हैं VS कोड। ठीक है, तो अगर हम देखें फुल स्टैक डेवलपमेंट जो पाइथन का कोर्स है जिसमें आपका फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट बूटस्ट्रैप ये आता है, तो उसको लिखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है आज की डेट में VS कोड। तो देखो मैंने एक शब्द बोला आज की डेट में, ऐसा भी तो होगा कि कभी ये होगा ही नहीं। अगर हम पास्ट में सोचें तो कभी तो ये बना होगा पहली बार, उससे पहले भी तो कोडिंग होती होगी। तो आज की डेट में ये बेटर है, कल की डेट में कौन होगा, लैंग्वेज वही होगी, माइट भी एडिटर बदल जाए, है ना। तो ये समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, जेंगो के लिए आप कोड लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप VS कोड का यूज कर रहे होंगे। अब हम लोग एक एडिटर का एक्सपीरियंस ले चुके हैं, आइडल का। अब हम अपना एक एडिटर बदलेंगे, पाइथन वही रहेगी, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना और ऐड हो जाएगा। तो जिन लोगों को फुल स्टैक पढ़ाई जाएगी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट जेंगो, वो VS कोड पर पढ़ाई जाएगी। जिन लोगों को डेटा एनालिटिक्स डेटा साइंस AI पढ़ाई जाएगी उनको हम लोग जुपिटर पे पढ़ाएंगे, क्योंकि ऐसा ही मार्केट का एक ट्रेंड हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको जुपिटर के साथ पहले फैमिलियर करना सिखाता हूँ, कैसे हम जुपिटर के साथ फैमिलियर होंगे। उसके बाद फिर जब आपका फ्रंट एंड वगैरह स्टार्ट होगा तो VS कोड पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम जुपिटर को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, कैसे उस पर प्रोग्राम लिखते हैं, सेव कैसे करते हैं, रन कैसे करते हैं, वो सब सीखेंगे। पाइथन वही रहेगी, सिर्फ हमें उस एनवायरनमेंट से फैमिलियर होना है कि कहाँ पे क्लिक करने से क्या होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो जुपिटर एडिटर है आप इसे कैसे लेकर आएंगे। तो फर्स्ट वे टू इंस्टॉल जुपिटर, आप सीधा लिख सकते हैं पिप इंस्टॉल जुपिटर। तो जुपिटर एक पाइथन के पैकेज की तरह भी आपका पिप कमांड से इंस्टॉल हो जाएगा। आप जैसे लास्ट क्लास में कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे थे, पिप इंस्टॉल करके सेम मैनर में आप जुपिटर का एडिटर भी इसी तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, पिप इंस्टॉल जुपिटर। लेकिन
कुछ चैलेंजेस हैं जुपिटर के साथ जो पहले आपको पता होने चाहिए। पहला चैलेंज ये है कि जुपिटर एडिटर ये कह रहा है कि मुझे इंस्टॉल करने से पहले मेक श्योर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो फिर मैं इंस्टॉल नहीं होऊंगा। ठीक है, अब पाइथन इंस्टॉल है, उसमें भी रिक्वायरमेंट है कि कौन से वर्जन की पाइथन होनी चाहिए। तो अभी जो जुपिटर लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो 3.9 तक सपोर्ट कर रहा है, जबकि हमारे कंप्यूटर में पाइथन हमने जो इंस्टॉल कर रखी है वो 3.11 इंस्टॉल कर रखी है। तो अगर मैं पिप इंस्टॉल जुपिटर करूंगा तो जुपिटर का पुराना वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये जो हमारा जुपिटर है ये हमारा 3.9 पर ही सपोर्ट करेगा। इवन जुपिटर का पुराना नहीं, पाइथन का पुराना वर्जन मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में तो पाइथन 3.11 है। मुझे 3.9 पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मुझे इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद अगला चैलेंज क्या आएगा? अगला चैलेंज आएगा कि जब आप डेटा एनालिटिक्स की जो अपनी लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉन, इन पर जब काम करेंगे तो इन लाइब्रेरीज के भी अपने अपने वर्जन आते हैं। तो उनकी कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ेगी कि वो जुपिटर के उस वर्जन के साथ कंपैटिबल हैं जो आपने डाउनलोड किया है, एज वेल एज पाइथन के भी उसी वर्जन से कंपैटिबल हो जो आपके कंप्यूटर में है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें यहाँ पर पहले करने होंगे। अब सेकंड वे क्या है? सेकंड वे टू इंस्टॉल जुपिटर। सेकंड वे में क्या करा, एक पैकेज बना दिया गया। एक पैकेज बना दिया, पैकेज के अंदर हमने जुपिटर को रख दिया। जो जुपिटर हमने रखा इसके अंदर उसी के कंपैटिबल पाइथन के इंटरप्रेटर को भी रख दिया। साथ ही साथ हमने यहाँ पर डेटा साइंस की लाइब्रेरीज भी पहले से पिप इंस्टॉल करके रख दी, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। डेटा साइंस लाइब्रेरी, लाइव, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, एटसेट्रा। और इसके अलावा अदर एडिटर्स भी यहाँ पर आ। तो क्या करा, एक पैकेज बनाया जिसमें जुपिटर, जुपिटर के कंपैटिबल पाइथन, साथ में डेटा साइंस की कुछ लाइब्रेरीज डाल दी यहाँ पर, और साथ में आपके कुछ अलग एडिटर्स भी लिख दो। इतना सब कंबाइन करके एक पैकेज में रख दिया और उस पैकेज का नाम रखा एनाकोंडा पैकेज। तो आप अगर जुपिटर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो दो तरीके आपके पास हो गए। पहला तरीका है कि आप अपने कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें, पिप इंस्टॉल जुपिटर, दैट्स इट। लेकिन सिर्फ जुपिटर आया, फिर पाइथन के कंपैटिबिलिटी अपने आप देखो। कल को आप डेटा साइंस की लाइब्रेरीज जो भी आप लाएंगे उनकी कंपैटिबिलिटी भी आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको हेडक हर स्टेप पर होगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। वो सारी हेडक आप खत्म कर सकते हैं। आप जुपिटर को डाउनलोड इंस्टॉल ना करके जुपिटर जिस पैकेज के अंदर आ रहा है उस पैकेज को आप डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, और उस पैकेज का नाम होता है एनाकोंडा पैकेज। तो एनाकोंडा वास्तव में किसी एक एडिटर का नाम नहीं है, एनाकोंडा एक पैकेज का नाम है। इसको समझने का एक सिमिलर एग्जांपल जो आप पहले से जानते हैं, अगर आपसे कहा जाए एमएस वर्ड और एमएस ऑफिस में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में से एडिटर कौन है, तो आप आंसर देंगे एमएस वर्ड एडिटर है, उस पर हम लिख सकते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? वो तो एक पैकेज का नाम है जिसके अंदर एडिटर आ रहा है आपका एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और बहुत सारे छोटे छोटे एडिटर्स या जिनको हम टूल्स कहते हैं वो आ रहे हैं। उसी तरह से एनाकोंडा एक पैकेज है और इसके टूल्स हो गए जुपिटर,
पाइथन, नमपाई, पांडास, इनको क्या बोल सकते हैं, इनके टूल्स हो गए। अब आप इन्हें जानते हैं तो आप इनको स्पेसिफिक कह सकते हैं, नहीं ये एडिटर है, ये पैकेज है, ये वो है, वो आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनाकोंडा पैकेज को ही डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसको डाउनलोड करने। लिख दीजिए यहाँ पर डाउनलोड एनाकोंडा। जैसे ही आप लिखेंगे गूगल पे डाउनलोड एनाकोंडा, पहला लिंक आ जाएगा एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन करके। डाउनलोड जाएंगे, ये आपका डाउनलोड हो गया। तो सर जो अभी आपने डाउनलोड करा, ये बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताई इसने, तो आप स्क्रॉल डाउन करके बॉटम पे आओ। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डेटा साइंटिस्ट फॉर डेटा साइंटिस्ट, मतलब जो एनाकोंडा कम्युनिटी है वो डेटा साइंटिस्ट मिलकर चला रहे हैं, तो इसलिए लिखा है बाय डेटा साइंटिस्ट। किसके लिए? फॉर डेटा साइंटिस्ट, जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनके लिए। तो ये एनाकोंडा का उन्होंने एक अपना स्लोगन दे दिया है, बाय डेटा साइंटिस्ट। जो इसको बना रहे हैं, चला रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं, वो भी डेटा साइंटिस्ट हैं, और जिनके लिए हम दे रहे हैं वो भी है। अच्छा, इसमें कुछ अलग अलग फ्लेवर, जिनका मैकबुक और लेनिक्स है वो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी मैंने जो डाउनलोड पे क्लिक करा था वो विंडोज का डाउनलोड हो गया। बैक करेंगे, अब देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये विंडोज का है, ये मैकबुक के लिए है, और ये आपका लिनक्स के लिए है। और इस पेज पर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो थोड़ा बेटर वे में साइट बताया होगा। ये देखो विंडोज के लिए, अच्छा अपडेट हो गया। अब जो इसमें पाइथन है वो कौन सी आ रही है, 3.10 आ रही है, यानी कि जुपिटर का जो अभी हम वर्जन इसके अंदर देखेंगे वो पाइथन 3.10 के कंपेटेबल है। तो उन्होंने अपने आप पाइथन कौन सी दे दी है, 3.10 दे दी। समय के साथ साथ एनाकोंडा अपडेट होता रहेगा। ये मैक के लिए यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, और लिनक्स के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो इस तरह से डाउनलोड वाला पेज पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, बॉटम पे जाएंगे, तो क्लियरली आपको मेंशन होगा कि उस एनाकोंडा के साथ जुपिटर तो आ ही रहा है, साथ में पाइथन कौन सी आ रही होगी वो भी मेंशन है, और अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। तो 786 MB का सेटअप है, डाउनलोड करने में टाइम लग सकता है, आपको टाइम देना होगा। अब मेरे कंप्यूटर में मैंने ऑलरेडी ये एनाकोंडा इंस्टॉल करी हुई है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपने कंप्यूटर से मैं इसको पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि एक बार फ्रेश इंस्टॉलेशन को समझ पाए। तो एनाकोंडा पैकेज बनाने वाली कंपनी का नाम है एनाकोंडा इनकॉर्पोरेशन। तो कंपनी का नाम भी है एनाकोंडा इनकॉर्पोरेशन। तो उन्होंने जुपिटर वालों से जुपिटर को लिया, बाकी चीजें अलग अलग जगह से उठाई और पैकेज बनाकर पूरा आपको दे दिया।
अनइंस्टॉल सक्सेसफुली हो गया। चलिए अब जो मैंने अभी डाउनलोड करा है वहां चलते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एनाकोंडा का वर्जन, अब ज़्यादातर प्रोडक्ट्स आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे होंगे मार्केट में, उनके वर्जन के नाम कंपनियों ने ईयर के नाम से रखने शुरू कर दिए हैं। ज़्यादातर प्रोडक्ट के वर्जन अब ईयर के नाम से आने शुरू हो गए हैं, इससे याद करने रटने में आसानी हो जाती है। एनाकोंडा का जो वर्जन है वो क्या है, 2023 वर्जन है। आप एमएस ऑफिस का भी यही देखते हैं, एमएस ऑफिस के जो वर्जन आते हैं उनके ईयर के नाम से आ रहे हैं। इसी तरह से टैबलू के वर्जन भी ईयर के नाम से आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने ये शुरू कर दिया है कि वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो अपने वर्जन के नाम 1 2 3 4 5 हटाकर अब ईयर जो भी है उस ईयर के नाम से रख दे रहे हैं। और अब एक साल में अगर 3 रिलीज करे तो साथ में मंथ भी लगा दो। जैसे यहाँ पर देखो तो मार्च लगा हुआ है, 2023-03, मतलब ये 2023 मार्च में रिलीज हुआ है। तो अब ये इसी नाम से जाना जाएगा कि एनाकोंडा है, कौन सा है, एनाकोंडा 2023-03, ये इसका वर्जन होगा। अगला मान लीजिए जुलाई में आएगा तो 2023-07 मान लीजिए अगर हुआ तो, ठीक है। तो इससे थोड़ा आसान हो जाता है याद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हैवी सेटअप होता है, इंस्टॉलेशन में टाइम लग सकता है ना। अगर आपका हार्डवेयर थोड़ा बेटर है तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, हार्डवेयर थोड़ा सा पुअर है तो टाइम ये आपका और ज़्यादा लग सकता है। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ना। अगर आप 8 GB रैम पर हैं और आपका SSD है तो 15 मिनट के आसपास लगेंगे। अब बाकी आप प्लस माइनस अपने हिसाब से कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो इन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है कि एनाकोंडा है, 2023 मार्च में रिलीज हुआ है और इसमें पाइथन 3.10 आ रही है ना, क्लियर करके इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर एग्री, और तो कुछ है नहीं ऑप्शन हमारे पास। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी है जहाँ पर एनाकोंडा इंस्टॉल होगा आपके कंप्यूटर में। और यहाँ पर आपको कुछ चेकबॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसमें 2 चेकबॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, 2 इन्होंने सेलेक्ट नहीं करे, ठीक है। तो आपको सेफ साइड बहुत ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या हैं इनके, उनमें जानने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे चेकबॉक्स को सेलेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको भी सेलेक्ट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट कर दिया। अब सर ये कह रहा है कि ये चेकबॉक्स जैसे ही आपने सेलेक्ट करा वैसे ही ये क्या हो गया, ये आपका रेड कलर का हो गया। तो मतलब कुछ गलत हो रहा होगा भाई, रेड लाल मतलब खतरा होता है, कोई कुछ गलत कर रहा है क्या हमने, अगर रेड कलर से बन गया। तो बस ये हमें ये वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आप इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करोगे तो जो हमारा एनाकोंडा है वही फर्स्ट प्रायोरिटी पर कंप्यूटर में यूज होगा। आप जहां भी पाइथन का यूज करोगे तो आपके कंप्यूटर की जो 3.11 पाइथन है वो यूज नहीं होगी। अब कौन सी पाइथन यूज होगी, जो इसके साथ पाइथन आ रही है 3.10, वो वाली यूज होगी हमारी। ठीक है, तो अगर आप इसके साथ एग्री हैं तो आगे बढ़ जाओ, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है ना, इसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इसको हटा दूं तो अब क्या होगा, अब सिर्फ एनाकोंडा में ही एनाकोंडा के साथ जो पाइथन आई हुई है वो यूज होगी, बाकी जगह पर नहीं होगी। बाकी जगह पर आपके कंप्यूटर में जो डिफॉल्ट चल रही है वो सेलेक्ट होगी। तो सर ठीक है, ये भी तो ऑप्शन गलत नहीं है, ये भी सही है। अब अगर मैं इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट नहीं करता हूँ, एनाकोंडा का पाथ सेट करने वाला ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है एनाकोंडा का पाथ सेट करना, तो इसका एक ड्रॉबैक होगा। क्या ड्रॉबैक होगा, अभी जैसे हम लोग पाइथन के प्रोग्राम आइडल से बनाते हैं
तो हम उन्हें कहाँ सेव कर रहे हैं, अपना एक बैचेस फोल्डर बना रखा है जी ड्राइव में हमने, जिसके अंदर आपका बैच का टाइम 10 to 11:30 बना रखा है, उसमें सारे प्रोग्राम में सेव करता हुआ चल रहा हूँ। एनाकोंडा ये अलाउ नहीं करेगा। एनाकोंडा में अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है तो एनाकोंडा के कंप्यूटर में एक फिक्स डायरेक्टरी होगी, उसी में जाके प्रोग्राम सेव होगा। आप अपनी पसंद के फोल्डर में एनाकोंडा से बने प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने एक चेकबॉक्स सेलेक्ट कर दिया तो आपको ये एडवांटेज मिल जाएगा कि अब आप एनाकोंडा से जो भी प्रोग्राम बनाएंगे आप उसे पूरे कंप्यूटर में किसी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो इसका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। तो अभी हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या करा, सेव साइड सारे चेकबॉक्स अपना सेलेक्ट करके चले। ठीक है, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा, यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हमारा जो कंप्लीट हो गया था, उसके बाद फिर आप कैसे लॉन्च करेंगे एनाकोंडा, उसको देखते हैं। तो एनाकोंडा को लॉन्च करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप सर्च बार में जाएंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं और अब तक क्या कर लिया, अब तक हमने एनाकोंडा को डाउनलोड करा और अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लिया, तब दो काम हुए। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम एनाकोंडा एडिटर को लॉन्च करने जा रहे हैं। जैसे आइडल को लॉन्च करने के लिए हम यहाँ आइडल लिखते हैं और यहाँ पर ओपन पे क्लिक कर दो, आइडल लॉन्च हो गया। ये आसान स्टेप होता है। इसी तरह से एनाकोंडा को लॉन्च करना सीख रहे हैं, तो कैसे, दोबारा देखो। तो सर्च बार में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे एनाकोंडा नेविगेटर, एनाकोंडा नेविगेटर, ये आ गया ऑप्शन एनाकोंडा नेविगेटर का। अगर ये ऑप्शन आपके में नहीं आ रहा है तो एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख सकते हैं, या जो एप्स ऑप्शन आता है ऐप के अंदर एनाकोंडा ऐप आएगी, जैसे ये आ रहा है एप्स के अंदर एनाकोंडा ऐप एनाकोंडा ऐप के अंदर फिर आपको मिल जाएगा। तो कई बार सर्च बार में जो अभी रिसेंटली इंस्टॉल्ड आइटम्स हैं वो नहीं आते, अगले बूथ पर आ जाते हैं। तो एनाकोंडा नेविगेटर लेगा, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक करा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एनाकोंडा का जो एक इंटरफेस है वो ओपन करेगा। उसको ओपन होने में आपके कंप्यूटर कमांड प्रॉम्प्ट कई बार ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, वो आपको अपने आप होने देना है। आप उसे अपने आप से क्लोज नहीं करेंगे, है ना। देखो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, वेट करेंगे थोड़ा सा। अब ये आपको क्लोज नहीं करना है क्योंकि ये प्रोसेस है, ये अपने आप ओपन होगा क्लोज होगा, जो हो रहा है उसे अपने आप होने देना है। तो कुछ लैपटॉप्स पर मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जो ग्रीन सर्कल आ रहा है इसको आने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंटली क्लिक करके वेट करना है। ऐसा नहीं बार बार जाके एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करके आओ, तो उतना हैवी होता चला जाएगा सिस्टम आप। अब जब एनाकोंडा नेविगेटर आप ओपन करते हैं तो ये आपको बता रहा है कि इस एनाकोंडा पैकेज में क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अब हमारे काम का ये रहा, ये है जुपिटर लैब। तो हमें जो एडिटर चाहिए वो है जुपिटर लैब, हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर पाईचाम भी मिल रहा है। पाईचाम की सपोर्ट है। आर स्टूडियो, आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडिटर है आर, वो भी मिल रहा है। लेकिन आप देखो कहीं पे लिखा है लॉन्च और कहीं पे लिखा है इंस्टॉल। तो जहां पर इंस्टॉल लिखा है दैट मीन्स अभी आपको पहले इस वाले जो एडिटर है इसको पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी सिर्फ ये बता रहा है कि इसकी सपोर्ट एनाकोंडा में है, आप इसे डाउनलोड करिए तब ये आपके में चल पाएगा। ठीक है, और लॉन्च का मतलब है कि भाई ये रेडी है, आप आओ लॉन्च करो यूज करो। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा
वैसे ही जुपिटर का एक सर्वर क्रिएट होगा। इसके लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। डाउनलोड करने में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्वियस है। इंस्टॉल करते समय इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज़ करते समय इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आपने तो कहा था जुपिटर वेब एडिटर है, तो वेब का मतलब होता है ब्राउज़र पे चलेगा। अब ब्राउज़र पे चलने वाला एडिटर का सर्वर कहीं होना चाहिए। अगर वो सर्वर दूसरे कंप्यूटर पर है, तो फिर इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो सर्वर सेम कंप्यूटर पर है, तो इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब हम जुपिटर को वेब एडिटर के नाम से जानते हैं, तो एनाकोंडा के थ्रू जब इसको लॉन्च करते हैं, तो इसका जो सर्वर है, वो हमारे कंप्यूटर पे लॉन्च होता है और हमारे कंप्यूटर के ब्राउज़र पे ही जुपिटर फिर ओपन हो जाता है। हमें कोई इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि पहले इसका सर्वर लॉन्च हो रहा है। तो ये जो प्रोग्रेस बार आ रहा है, ये इसका सर्वर लॉन्च हो रहा है। जब लॉन्च हो जाएगा, तो आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र पे अपने आप ये ओपन होगा। समझा नहीं? मैंने डाउनलोड किया, सेटअप आ गया, डबल क्लिक करा, वहां से ही हो जाएंगे। वहां क्लिक करेंगे, वहां से ही प्रोग्रेस बार बनकर आएगा, इंस्टॉल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना लगा। तो एक तरीका हो गया हमारा। तो अब इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है? इस तरीके में प्रॉब्लम यह है कि आप पूरे एनाकोंडा के फीचर्स को पहले देखते हैं, फिर उसमें से अपने काम का जुपिटर लैब ओपन करते हैं। अगर हम सीधा जुपिटर लैब को ही ओपन करें, तो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा लॉन्च होने में। तो ये कैसे हो सकता है? हमने कहा चलो इसको देखते हैं। इसको अब मैंने क्लोज कर दिया, नेविगेटर को क्लोज कर दिया। अब क्या करोगे? हमने कहा फिर से चलेंगे सर्च बार में। अब क्या करने जा रहे हैं आप? अब हम ये सीखने जा रहे हैं कि एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च ना करके सीधा जुपिटर को ही लॉन्च ना करें। अगर ऐसा कर पाएंगे, तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो वो करने जा रहे हैं अब। तो सर्च बार में जाएंगे और इस बार लिखेंगे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाएंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट लिखेंगे और यहाँ पर एनाकोंडा प्रॉम्प्ट कमांड प्रॉम्प्ट की तरह होता है। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसकी तरह होता है। अब सीखने वाला पॉइंट ये है कि जब आपका एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन होगा, तो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट में करंट वर्किंग डायरेक्टरी को आपको ध्यान रखना है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी सी के अंदर यूजर्स फोल्डर है। यूजर्स फोल्डर के अंदर ड्यूकैट ए नाम का फोल्डर है। आपके लैपटॉप में कुछ और होगा, है ना? तो अब जितने भी प्रोग्राम आप बनाएंगे, वो सारे प्रोग्राम इसी लोकेशन पर सेव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका मन करेगा कि मैं डी ड्राइव, ई ड्राइव में या किसी फोल्डर में जाके प्रोग्राम को सेव कर पाऊँ। तो अगर यहाँ से आप जुपिटर लॉन्च करते हैं, तो अब आपको लिखना होगा जुपिटर स्पेस लैब। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, तो पहले जुपिटर अपना सर्वर क्रिएट करेगा। सर्वर क्रिएट हो जाने के बाद आपके कंप्यूटर का जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, उसको लॉन्च करेगा और उस ब्राउज़र में जुपिटर की जो एप्लीकेशन है, वो ओपन हमारी हो जाएगी। रिकमेंडेड डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र क्रोम है। अगर आपके कंप्यूटर में क्रोम को आपने डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाया हुआ है, तो थोड़ा फास्ट मैनर में ओपन हो जाएगा। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एज या कोई और बना रखा है, तो शायद ओपन होने में टाइम ज़्यादा लगे या कभी-कभी ओपन ना हो। ठीक है? एंटर करेंगे। ऐसा करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सर्वर अपने आप ओपन हुआ यहाँ पर, सर्वर अपने आप ओपन हो गया। आपका ब्राउज़र अपने आप खुला यहाँ पर और इस ब्राउज़र में फिर से हमारा ये ऑप्शन है जुपिटर का। तो जब आप सिर्फ जुपिटर को ओपन करते हैं, तो सेकंड वे बेटर है
एनाकोंडा प्रॉम्प्ट खोलेंगे सर्च बार में जाके, और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पर यहाँ लिख देंगे जुपिटर स्पेस लैब। अब जितने प्रोग्राम मैं बनाऊंगा जुपिटर एडिटर पे, वो सारे प्रोग्राम जहां से हमने जुपिटर को लॉन्च किया है उस फोल्डर में जाके सेव हो जाएंगे। अगर मैं सर इस फोल्डर को बदलना चाहूँ तो बदल सकते हैं। कैसे? तो मैंने क्लोज कर दिया जुपिटर को ब्राउजर से, और सर्वर से ही मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब क्या करो, अब आप सबसे पहले उस फोल्डर में जाओ जहां पर आप जुपिटर में लिखे प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं। आ गए सर, ये जी के अंदर बैचेस के अंदर 10 to 11 30, जिसमें आप अब तक सारे प्रोग्राम सेव करते आए हैं, इसी में जुपिटर से बने प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। फायदा ये होगा, कभी किसी को सारे प्रोग्राम आज तक जितने बनाए हैं चाहिए होंगे, तो बस ये फोल्डर मुझे आपको शेयर कर देना है, अब तक के सारे प्रोग्राम जितने भी हैं वो पहुंच जाएंगे, और आगे जो बनाते जाऊंगा वो भी इसी में सेव करते रहे। अगर मैं जुपिटर के प्रोग्राम को किसी और फोल्डर में सेव करूं तो मुझे ढूंढने में दिक्कत हो जाएगी कि किस बैच का कौन सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस फोल्डर में आ गए जहां पर हम जुपिटर का प्रोग्राम सेव करना चाहते हैं। अब क्या करें, एड्रेस बार में जाएंगे, उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाएंगे, क्लिक करेंगे, कर दिया। जो भी पाथ लिखकर आया है उसको डिलीट करेंगे, कर दिया। अब यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, CMD लिखकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, कर दिया। अब देखो इस बार करंट वर्किंग डायरेक्टरी आपकी जी बैचेस 10 to 11:30। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं वही कमांड लिखूंगा जुपिटर स्पेस मैन। अब इस बार एंटर करूंगा, फिर से जुपिटर ओपन हो जाएगा, सब कुछ वही होगा। फायदा एक ही फायदा है, अब जो प्रोग्राम आप लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली इसी लोकेशन पर जहां से आपने अभी जुपिटर लॉन्च किया है यहाँ पर सेव होता रहेगा। तो जहां भी आप अपने प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं जुपिटर पे बने हुए को, आप जुपिटर लैब को उसी लोकेशन से लॉन्च करेंगे। ऐसा नहीं है लॉन्च कर दिया किसी लोकेशन से, अब मन कर रहा है सेव करेंगे दूसरे पाथ पर, वो पॉसिबल नहीं हो पाता इसलिए, है ना। अब जिन लोगों ने इंस्टॉलेशन टाइम पर 4 चेक बॉक्स जो आ रहे थे, उनमें से 2 जो डिफॉल्ट थे सेलेक्टेड, उन्हीं के साथ आप नेक्स्ट कर गए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये आपका एरर आ जाएगा। तो जो मैं आपको चेक बॉक्स सेलेक्ट कर रहा था जो रेड हो गया था, उसका एडवांटेज ये है कि अब आप किसी भी लोकेशन से जुपिटर को लॉन्च कर सकते हैं। अगर मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया होता तो मैं जुपिटर लैब को सिर्फ और सिर्फ कहाँ से लॉन्च कर सकता था, जो एनाकोंडा प्रॉम्प्ट की डिफॉल्ट डायरेक्टरी आ रही थी, सिर्फ यहाँ से कर सकता था। कहीं और से अगर मैं करूंगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, चलो। अब सर यहाँ तक होगी कहानी, अब इसको मिनिमाइज करते हैं, तो मैं आगे इस तीसरी वाली अप्रोच को फॉलो करूंगा। क्या क्या करा आपने अभी तक, एनाकोंडा को डाउनलोड करा, उसके बाद इंस्टॉल करा। इंस्टॉलेशन टाइम पर बीच में 4 चेक बॉक्स की एक स्क्रीन आई, जिनमें 2 सेलेक्टेड थे, मैंने चारों सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने 3 तरीके बताए जुपिटर को लॉन्च करने के। पहला तरीका बताया एनाकोंडा नेविगेटर के थ्रू, तो आप पहले सर्च बार में एनाकोंडा नेविगेटर को लोकेट करेंगे, फिर एनाकोंडा नेविगेटर से जुपिटर लैब को लॉन्च कर सकते हैं। आसान तरीका है लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरा तरीका था एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आप टाइप करेंगे जुपिटर स्पेस लैब, फास्ट तरीका हो गया। इसमें ड्रॉबैक है कि आपका जो भी प्रोग्राम आप बनाएंगे वो जो एनाकोंडा की डिफॉल्ट डायरेक्टरी है उसमें जाके सेव होगा। तीसरा तरीका बताया मैंने, जिस पाथ पर आप प्रोग्राम को सेव करना चाहते हैं जो आप बनाएंगे जुपिटर पे, उस पाथ पर जाइए, एड्रेस बार में जाकर CMD लिखिए, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उस कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड लिखनी है जुपिटर स्पेस लैब। उसके बाद ये स्क्रीन आपके सामने आएगी जो अभी दिख रही है। अब अंदर चलते हैं। अभी तक
आप जो भी प्रोग्राम बनाते हैं आइडल पे या VS कोड पे या पाईचार्म पे, तो यहाँ पर जब आप अपने प्रोग्राम को बनाकर सेव करते हैं तो वो प्रोग्राम सेव होता है आपका .py एक्सटेंशन पे, ठीक है। लेकिन जब आप जुपिटर पे प्रोग्राम बनाते हैं तो पहला चेंज यही है, जुपिटर पे बनाया गया प्रोग्राम .py एक्सटेंशन की फाइल पे सेव नहीं होता है। तो जुपिटर का प्रोग्राम का अपना एक नया एक्सटेंशन है जिसका नाम है .ipynb IPYNB। इसको प्रोनाउंस करते हैं आई पाइथन नोटबुक, तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं आई पाइथन नोटबुक, आई पाइथन नोटबुक। अब सर ये आई पाइथन का मतलब क्या है? अगर आपको स्टार्टिंग की क्लासेस याद है तो स्टार्टिंग की क्लासेस में मैंने आपको इंटरप्रेटर की इम्प्लीमेंटेशन बताई थी, सी पाइथन, जाइथन, आयरन पाइथन। तो इसी तरह से एनाकोंडा के साथ जो पाइथन इंटरप्रेटर आया हुआ है उस इंटरप्रेटर का नाम है आई पाइथन, और ये इंटरप्रेटर .NET में बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आई पाइथन शब्द है इसका मतलब पाइथन के इंटरप्रेटर से है। हम लोग आइडल में जो पाइथन इंटरप्रेटर बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे थे उसका नाम था सी पाइथन, ठीक है। ये जो हमारा आई पाइथन है ये अलग इंटरप्रेटर हो गया, लेकिन पाइथन की सारी बातों को उसी मैनर में इंटरप्रेट करेगा जिस मैनर में आइडल का इंटरप्रेटर कर रहा था। तो हमारे लिखे प्रोग्राम का आउटपुट नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। अब इसको कुछ लोग नाम दे देते हैं। जब हम .py फाइल बनाते हैं तो इस .py फाइल का एक टर्म होता है कि भाई हमारे पास स्क्रिप्ट है, ठीक है, या इसको मॉड्यूल कहते हैं। अगर हम इसको इंडिपेंडेंट रन करें स्क्रिप्ट, अगर हम इसको किसी में इंपोर्ट करके रन करें तो मॉड्यूल। लेकिन जो जुपिटर की फाइल होती है इसको हम नोटबुक के नाम से जानते हैं, नोटबुक। अब देखो क्या डिफरेंस आता है। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि मुझे कोई पाइथन का रेडीमेड कोड चाहिए, आप मेरे पास आए कि सर इस काम को करने का क्या पाइथन प्रोग्राम है? मैंने कहा मेरे पास इस काम को करने का पाइथन प्रोग्राम है, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ना नोटबुक पड़ी हुई है। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि नोटबुक पड़ी हुई है तो कागज पे लिखी हुई है, रजिस्टर है, वो ले जाओ और इसको फिर टाइप करना। नोटबुक का मतलब मेरा कहने का होगा कि जुपिटर पे लिखा हुआ पाइथन प्रोग्राम। अगर मैं आपसे कहूंगा कि हाँ मेरे पास इस काम को करने का एक मॉड्यूल है, स्क्रिप्ट है, तो आप समझ जाएंगे कि वो पाइथन प्रोग्राम .py फॉर्मेट में ही है, आसानी से आप उसे अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट कर लो। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास नोटबुक है तो आप समझ गए कि ये आसानी से आपके प्रोग्राम में इंपोर्ट नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट के आगे नोटबुक फाइल का नाम नहीं लिख सकते आप। इंपोर्ट के आगे .py फाइल का जो नाम था वो आप लिख सकते हैं, उसी को स्क्रिप्ट या मॉड्यूल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो जब हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इन शब्दों का यूज करते हैं कि भाई ये नोटबुक है हमारे पास, इसका यूज करके आप अपना आगे प्रैक्टिस करिए, ठीक। अब अगर मैं जुपिटर में हेलो का प्रोग्राम लिखता हूँ, मान लीजिए आज हमारी पहली क्लास है और आज हम पाइथन का पहला प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, लेकिन हम पहला प्रोग्राम इस बार बनाएंगे जुपिटर पर। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है नोटबुक। जुपिटर का जो लॉन्चर स्क्रीन है, इस लॉन्चर स्क्रीन पर ही आपको क्या दिखाई देगा, नोटबुक नाम से ऑप्शन दिखाई देगा। आप इसको क्लिक करेंगे, ये नोटबुक के अंदर पाइथन, इस पर क्लिक करेंगे।
मैं दोबारा चलाता हूँ। हाँ, सेशन टाइम आउट हो गया होगा काफ़ी देर तक। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करते हैं जुपिटर ओपन करने के बाद, तो सेशन इनएक्टिव हो जाता है और आपके ऑप्शन काम करने बंद कर देते हैं। तो सिंपली क्या करना है, क्लोज करके दोबारा चलाकर देखना। सही है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा ना। मैंने ओपन करने के बाद लगभग 15 मिनट ले लिए कुछ और आगे बताने के लिए, तो वो सेशन इनएक्टिव हो गया। ठीक है, चलो। तो अब आपके सामने ये एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये हमारा जुपिटर की स्क्रीन है। अब हमें इस स्क्रीन को सीखना होगा। तो सबसे पहले आपको ये सामने जो एक रेक्टेंगल सा शेप दिखाई दे रहा है, इसको हमें सीखना ये क्या है। इसको हम बोलते हैं यहाँ पर सेल। ये जुपिटर का सेल है। तो आप जो भी जुपिटर में प्रोग्राम बनाते हैं वो जुपिटर के सेल में लिखते हैं। तो आप जुपिटर के सेल को तीन तरह से यूज कर सकते हैं। सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए आप इस सेल का यूज नहीं कर सकते। आप इसमें अपना स्टाइलिश टेक्स्ट लिखने के लिए भी इस सेल का यूज कर सकते हैं। तो इस सेल को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हमारा होता है कोड सेल। दूसरा हमारा होता है मार्क डाउन सेल। तीसरा हमारा होता है यहाँ पर रॉ सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड सेल, मार्क डाउन सेल और तीसरा रॉ सेल। कोड सेल का पर्पस होता है हमारा पाइथन स्टेटमेंट्स को लिखना। अगर आप पाइथन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपका सेल कोड सेल होना चाहिए। अगर आप स्टाइलिश टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपका सेल मार्कडाउन सेल होना चाहिए। और अगर आप प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आपका सेल का टाइप रॉ सेल होना चाहिए। अब ये चीजें कहाँ से कंट्रोल होती हैं उनको देखते हैं। ये आपका कोड हो गया। बाय डिफॉल्ट हमारा सेल का टाइप कोड सेलेक्टेड है। ड्रॉप डाउन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्क डाउन और रॉ तीन ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हम कोड को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब दैट मीन्स अभी आपका जो सेल सेलेक्टेड है ये कोड सेल हो गया। अब आप यहाँ पर पाइथन कोड लिखेंगे, स्टाइलिश टेक्स्ट नहीं लिखेंगे। आपको पाइथन कोड लिखने में वो सारी बातें यूज करनी है जो आज तक आप करते आए थे। जैसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो लिख दीजिए प्रिंट, ऐसे करके। अब सर एक सेल में क्या हम एक ही स्टेटमेंट लिख पाएंगे? नहीं। आप सेल को जब एंटर करते हैं तो उसका साइज ग्रो होता चला जाता है। आप एक सेल पे जितने चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने प्रिंट लिखा है एक स्टेटमेंट। मान लीजिए वेरिएबल बनाना चाहते हैं x = 10, फिर इस वेरिएबल को प्रिंट करना है, आप कर सकते हैं। अब सर इस सेल को अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहें तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? तो उसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है इस ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका रन हो जाएगा। ये रन का ऑप्शन हो गया। पहला तरीका आपका ये है। देखो, अगर आपको पीछे दोनों लोग बात कर रहे हो पिछले 15 मिनट से, एक तो क्लास में लेट आए हो, आप 10:42 पे आए हो, उसके बाद से लगातार बात कर रहे हो। अगर आपको ये सब आता है तो आप जा सकते हो।
अगर आपको बात करनी है तो आप व्हाट्सएप से बात कर लो, मैसेज पे कर लो, बोल के बात मत करो, बाकियों को डिस्टर्ब हो रहा है, बाकियों का नहीं पता, मुझे हो रहा है। अगर आपको आता है तो आप लिख लिख के बात कर लो, कॉपी पे लिख लो, मैसेज पे लिख लो, व्हाट्सएप पे लिख लो, एटलीस्ट बोलो मत। बराबर में लैब पड़ी है, आप आराम से बैठ के वहां से बात कर सकते हो, है ना। चलो, तो यहाँ पर हम रन का ऑप्शन देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका आउटपुट इसी के नीचे आ जाता है। जबकि आइडल में या बाकी जितने भी एडिटर हैं उसमें क्या होता है, एक अलग सेपरेट विंडो होती है, और उस सेपरेट विंडो पर ये आउटपुट हमारा आता है। ठीक है। दूसरा तरीका, अच्छा एक चीज आप ऑब्जर्व करिए, जैसे ही आपने इस सेल को एग्जीक्यूट करा, ऑटोमेटिकली एक नया सेल इंसर्ट हो गया। जुपिटर ये सोच रहा है कि नाइट में भी आप और भी लिखेंगे, ठीक है, तो एक नया सेल ऑटोमेटिक बनाकर आपको दे दिया गया। अब इस सेल पर आप प्रीवियस सेल का कोई भी डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे अब आप यहाँ पर मान लीजिए y = 5 प्रिंट करना चाहते हैं x की मल्टीप्लाई 5, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग प्रोग्राम है, ये अलग प्रोग्राम है, ये पूरा एक ही प्रोग्राम है जिसको दो पार्ट में आप लिख रहे हैं। पहला पार्ट एक सेल में हो गया, दूसरा पार्ट दूसरे में हो गया, तीसरा तीसरे में हो सकता है, बट ये सेल एक दूसरे के वेरिएबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको चलाएंगे तो अब अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेल चलेगा कि ये वाला चलेगा कि दोनों चलेंगे, तो जो सेलेक्टेड होगा वो चलेगा। सेलेक्टेड सेल की पहचान क्या है, उस सेल के बॉर्डर बन जाएंगे ब्लू कलर के। अभी आप देखो इस सेल का बॉर्डर अलग है, इस सेल का बॉर्डर अलग है। अगर मैं माउस से इस सेल को सेलेक्ट कर लेता हूं तो देखो ये हमारा अब सेलेक्टेड सेल है। तो जिस सेल को सेलेक्ट कर दिया है उसके बाद जब आप इस पे रन करते हैं तो वही सेल रन होगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करता हूँ तो अब मैं इस सेल को दोबारा रन करना चाहूंगा, तो एक और शॉर्टकट है। आप माउस से बार बार यहाँ पर जाएंगे तो शिफ्ट के साथ एंटर की अगर आप प्रेस करते हैं तो कोई भी सेल हमारा रन हो जाता है। तो जो सेल अभी सेलेक्टेड है उसी समय मैंने शिफ्ट के साथ एंटर की प्रेस करी तो वो रन हो जाएगा। आप जिस सेल को रन करना चाहते हैं या तो यहाँ पे जाके रन पे क्लिक कर सकते हैं या शिफ्ट प्लस एंटर की का यूज करके भी रन कर सकते हैं। अब एक सेल पर जनरली हम एक तरह का कोड बनाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मुझे यूजर से इनपुट लेकर इवन ऑड का एक प्रोग्राम बनाना था, तो मैं एक सेल में यूजर से नंबर इनपुट करने का कोड लेता हूँ, एंटर नंबर, और इसमें अपना इफ एल्स लगा दिया, इफ नंबर रिमाइंडर 2 = 0, और यहाँ पर लिख दिया भाई नंबर इवन है या ऑड है, इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। तो अब ये काम हो गया पूरा। अब मुझे क्या करना है, इसी प्रोग्राम में मान लीजिए फैक्टोरियल का लॉजिक लिखना है, इस प्रोग्राम में कोई तीसरा काम करना है। तो रिकमेंडेड स्टाइल ये है कि एक सेल पे एक तरह का काम कर ले, दूसरा सेल बना लो दूसरा काम करने के लिए, तीसरा सेल बना लो तीसरा काम करने के लिए। तो आप पे डिपेंड करेगा आप क्या सोचते हैं, है ना। अब मान लीजिए ये सेल मैंने बना लिया, अब मैं इसको अभी रन नहीं करना चाहता, मान लीजिए मैं इसके आगे एक नया सेल बनाऊंगा, उस पर कुछ लिखूंगा, है ना, तब मैं इसको रन कराऊंगा। तो नया सेल कैसे बनाएं, क्योंकि नया सेल तो तब बनकर आता है जब आप किसी सेल को रन करते हैं। एक और तरीका है, आप इन ऑप्शंस को देखें जो राइट अपर कॉर्नर में हर सेल पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखो प्लस का आइकन आ रहा है, प्लस का आइकन क्या करता है, इस सेल की एक कॉपी बना देगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा इसकी कॉपी बन जाएगी, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब सबसे लास्ट वाला देखो, सबसे लास्ट वाला तो मोबाइल के व्हाट्सएप में भी होता है, हर जगह मिलता है। क्या करता है, डिलीट। अब कोई आज तक कभी मोबाइल ही ना चलाता हो,
पहली बार उसने जुपिटर चलाया हो, वो इसका आंसर नहीं दे सकता सर इसका मतलब क्या है ना, उसे सीखना पड़ेगा कि ये डिलीट का ऑप्शन है। तो मैंने क्लिक करा तो ये सेल डिलीट हो गया। अब सर ये आपका प्लस, दो प्लस आ रहे हैं, तो पहला वाला प्लस ऊपर की तरफ है, प्लस मतलब नया सेल जोड़ना। कहाँ पर? जिस सेल पर ये आइकन आ रहे हैं उसके ऊपर, इस पे क्लिक कर दो, ऊपर आ गया नया। प्लस नीचे है, इसके बिलो एक नया सेल आ जाएगा ये, ठीक है। अब सर ये दो एरो और रह गए, सेल को मूव करना। मैं चाहता था ये सेल ऊपर की तरफ मूव हो जाए, तो ये ऊपर की तरफ मूव हो गया, ये नीचे आ गया। सर मैं चाहता हूँ ये सेल नीचे आ जाए, तो नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या कर पा रहे हैं, नए सेल को अपना लिख पाएंगे। अब मान लीजिए इस सेल पर मैंने कुछ और काम करने का कोड लिख दिया, मैंने इंपोर्ट कर दिया मैथ मॉड्यूल, और मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर अगले सेल पर आ गया। तो क्या मैं यहाँ मैथ मॉड्यूल का यूज कर सकता हूँ? आंसर इज मैथ डॉट स्क्वायर रूट निकाल कर दे देंगे, मान लो 16 का निकाल लेते हैं। अब एक तरीका तो ये हो गया कि सर मैं एक एक सेल को रन कराऊं। ऐसा तरीका कोई नहीं है कि मैं चाहूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक जितने सेल हैं सारे रन हो जाएं। हमने कहा मल्टीपल ऑप्शन है, चलो पहले करते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले सेल को रन करा, इवन ऑड वाले, एंटर नंबर। अब आपने नंबर दिया और ये 12, फिर से रन कराएंगे तो और नंबर दिया 23, ठीक है। अब जब आप मान लीजिए इस सेल को रन करा चुके हैं, जो यूजर से इनपुट ले रहा है, मान लीजिए काफी देर हो गई, यूजर इनपुट नहीं दे रहा है, आपने सोचा चलो जब तक अगला सेल चला देते हैं, 16 का इसका रूट निकलवा लेते हैं, लेकिन मना हो गया, सेल नॉट एग्जीक्यूटेड ड्यू टू पेंडिंग इनपुट। जब तक एक सेल का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक किसी और सेल का एग्जीक्यूशन आप नहीं कर सकते। तो ये सोचना गलत हो गया कि ये अलग अलग प्रोग्राम है। तो अगर ये सब अलग अलग प्रोग्राम होते तो ये अपना अलग चलता, ये अपना अलग चलता। तो फिर अलग अलग प्रोग्राम अगर होते तो एक दूसरे के बैरल का यूज कैसे कर लेते बिना इंपोर्ट करे हुए? दैट मीन्स पूरा एक ही प्रोग्राम है जिसको टुकड़ों में आप अपना लिख रहे हैं। फायदा फायदा यह है कि आइडल में आप ऐसा नहीं कर सकते। 50 लाइन का प्रोग्राम लिखा और आप कहें कि बीच की 5 लाइन चला दो, बाकी ऊपर का नीचे का प्रोग्राम ना चले। कमेंट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका है नहीं। जुपिटर में यह फायदा है। आप सिर्फ कितना कोड चला रहे हैं, ऊपर का चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ, नीचे का चलाना है चलाओ, नहीं चलाना है मत चलाओ। आप पर्टिकुलर सेल को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, जिस सेल को आप रन कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा वेरिएबल या कोई ऐसी लाइब्रेरी यूज ना हो जो किसी दूसरे सेल पर पहले बनाई गई है और उसका रन होना जरूरी था, तब ये सेल चल पाए, ठीक है। अभी मैंने मान लीजिए रन करके छोड़ दिया, बहुत देर हो गई, यूजर इनपुट नहीं दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ सर इसको छोड़ो, आगे का प्रोग्राम चलाते हैं। तो कैसे छोड़ दोगे? जैसे ही आप यहाँ जाओगे फिर मना कर देगा, कहेगा पहले वो सेल के बाद चले पूरा। अब यूजर नहीं दे रहा इनपुट तो क्या करें? तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका कर्नल। एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका कर्नल। इस कर्नल ऑप्शन से आप अपने एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करते हैं। तो कर्नल का पर्पज है कंट्रोल एग्जीक्यूशन। जो आपका एग्जीक्यूशन होगा उसको आप कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला ऑप्शन आया इंटरप्ट कर्नल। इंटरप्ट कर्नल का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूशन अभी आपका बीच में रुका हुआ है वो खत्म कर दिया जाएगा। हम चाहते ही यही है, खत्म कर दो। अब ये आपका इंटरप्ट हो गया, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर आप जाना चाहते थे,
इस तरह से अगर कोई सेल पर आप यूजर इनपुट ले रहे हैं या मान लीजिए कोई फाइल डाउनलोड हो रही है यूट्यूब से और वो आपका बहुत टाइम ले रही है, आप नहीं देना चाहते समय, तो आप इंटरप्ट कर सकते हो उस एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन और था कर्नल के अंदर, रीस्टार्ट कर्नल। रीस्टार्ट कर्नल क्या करता है, जितने भी आपने जुपिटर के प्रोग्राम में वेरिएबल्स बनाए हैं, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करी हैं, उनको मेमोरी से डिलीट कर देगा। दैट मीन्स अब आप अपने प्रोग्राम में उन वेरिएबल्स, उन लाइब्रेरीज का यूज नहीं कर सकते। करना है तो फिर से उस सेल को रन करना होगा जिसने वो लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है या वो वेरिएबल जिसने बनाया है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको रीस्टार्ट कर्नल कर दिया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पर 16 की जगह 25 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, सर एरर आ गई। कह रहा मैथ तो है ही नहीं कुछ। क्यों नहीं है? क्योंकि मैथ मॉड्यूल इस वाले सेल पर आपने इंपोर्ट किया था। अब ये जब आपने रीस्टार्ट कर दिया तो ये वाला या जितने वेरिएबल थे वो सब डिलीट हो चुके हैं। अब आपको ये सेल दोबारा रन करना होगा, तब जाके ये हमारा इंपोर्ट माना जाएगा। अब अगर आप कोई ऐसा सेल चला रहे थे जिसमें मैथ मॉड्यूल का यूज था, तो वो नहीं चलेगा। तो पहले आपको इसे चलाना पड़ेगा, फिर कोई भी सेल वो जिसमें मैथ मॉड्यूल आप यूज करना चाहते हैं। अब इसको मैं चलाऊंगा, चल गया। अब चलाएंगे तो ये चल जाएगा। तो कोई भी सेल इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, बट मेक श्योर उस सेल में ऐसा कुछ ना लिखा हो जो किसी दूसरे सेल पे डिपेंड करता हो, तब वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है। अगला ऑप्शन देखो कर्नल के अंदर, रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट। अच्छा, मान लीजिए ये जो जुपिटर की फाइल है, अब मैं आपको देना चाहता हूं, तो जब मैं आपको दूंगा तो ये आउटपुट भी साथ में जाएंगे, ये जो लिखे हुए हैं या जो एरर आई थी ये सब साथ में जाएगी, आंसर इज यस। तो जब मैं ये फाइल किसी को दूंगा तो एज इट इज इसकी कॉपी चली जाएगी। आउटपुट दिख रहा था तो आउटपुट के साथ आपको मिलेगा, एरर थी तो एरर के साथ मिलेगा। हमने कहा हम ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे बस कोड कोड जाए, जितनी आउटपुट है वो सब क्लियर हो। तो कर्नल में जाएंगे, रीस्टार्ट कर्नल एंड क्लियर ऑल आउटपुट, सारे आउटपुट आपके क्लियर हो जाते हैं। अब आप ये किसी को दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और नोटिस करना, सेल के पहले यहाँ पर ये बॉक्स, स्क्वायर बॉक्सेस आ रहे हैं, इनमें क्या लिखा होता है? इनमें लिखा होता है एग्जीक्यूशन काउंटर। जब आपका कर्नल रीस्टार्ट हुआ था उसके बाद से कितने सेल का एग्जीक्यूशन हो चुका है, उनका काउंटर है। तो अभी तो सर कहीं कुछ लिखा ही नहीं। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि पहले मैं ये वाला सेल रन करता हूँ, तो अब रीस्टार्ट होने के बाद ये पहला सेल है जो रन हो रहा है, तो इसके आगे 1 लिख कर आ जाए। अब मान लीजिए मैं इस सेल को रन करना चाहता हूँ, तो ये दूसरे नंबर का सेल हो गया जो अभी कर्नल स्टार्ट होने के बाद चल रहा है, तो यहाँ पर 2 लिख कर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे चला दूं तो अब यह 3 लिख कर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे चला दूं तो यहाँ पर 4 लिख कर आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर से रन करा दूं तो यहाँ 5 हो जाएगा। तो ये एग्जीक्यूशन काउंटर है, ये सेल नंबर नहीं है कि सेल नंबर 1 2 ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। अब हर सेल में जब आप मल्टीपल लाइन लिखते हैं तो मैं चाहता हूं लाइन नंबर आ जाए, हर सेल का लाइन नंबर। तो व्यू में जाएंगे, शो लाइन नंबर, तो हर सेल में आप जितना कोड बना रहे हैं उसका लाइन नंबर आ सकता है। तो जब एक सेल में थोड़ा बड़ा कोड लिखते हैं तो हमें हेल्प हो जाती है आइडेंटिफाई करने में कि भाई हमारा कहाँ पर एरर आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नल के अंदर मान लीजिए इस बार मैंने इस वाले सेल को ये कर दिया, मैंने रीस्टार्ट, और मैंने सेलेक्ट करा सेकंड सेल। उसके बाद मैं गया कर्नल पे, एक ऑप्शन आ रहा है रीस्टार्ट कर्नल एंड रन अप टू सेलेक्टेड सेल।
मतलब पहले सेल से लेकर उस सेल तक सीक्वेंशियली सारे सेल एग्जीक्यूट होंगे जो आपने सेलेक्ट करा हुआ सेल। तो मैंने सेकंड तक सेलेक्ट करा था, पहला चल गया, दूसरा चल गया, आगे वाला नहीं चला सेल। अब अगर मैं चाहूं कि सर सारे चला दो, कर्नल रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल्स, जितने सेल्स हैं सारे आप यहां से रन कर सकते हैं। सारे रन हो गए, लेकिन सर यहाँ पर एग्जीक्यूशन आपका रुक गया। क्यों? क्योंकि यूजर से इनपुट आना, जब तक ये आगे बढ़ेगा नहीं तब तक आगे वाले सेल एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप जब नंबर देकर आगे बढ़ेंगे तो आपका आगे का सेल भी चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है सर, तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारा सेल का कोड समझ में आ गया कि कैसे हम लिख सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करना चाहते हैं स्टाइलिश टेक्स्ट। आपने कहा था इसमें स्टाइलिश टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मुझे पाइथन के नोट्स बनाने हैं, तो आप नोट्स को बनाने के लिए विद ग्राफिक्स, विद इमेजेस, आप किसका यूज करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पर? पावर पॉइंट का, पीपीटी का। भाई किसी भी चीज को अच्छे से दिखाने का एक अब तक जो तरीका चला आ रहा है वो पीपीटी तो स्लाइड्स तो चलता आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी चीज का प्रेजेंटेशन मुझे दो, जैसे आप अपने कॉलेज में प्रोजेक्ट दिखाओगे, तो कॉलेज वाले कह सकते हैं भाई स्लाइड बना कर लिया ना, आप जल्दी समझा दोगे अपनी बातों को जो आप समझाना चाहते हो, थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। तो मान लीजिए यही कि मुझे पाइथन के नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स में मैं इमेजेस यूज कर सकता हूँ, हाइपरलिंक यूज कर सकता हूँ, इटैलिक, बोल्ड, कलर, ये सब यूज कर सकता हूँ। तो क्या करेंगे, किसी भी सेल को आप स्टाइलिंग कर सकते हैं। आप उस सेल का जो टाइप है वो कोड से क्या कर दीजिए, मार्क डाउन। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें अवेलेबल हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं, तो हेडिंग के लिए हैश नाम का सिंबल होता है, हैश स्पेस। अब आप बोलेंगे हैश तो कमेंट होता है, हैश कमेंट होता है जब आप पाइथन कोड लिख रहे हैं। अभी आप पाइथन कोड नहीं लिख रहे हो, अभी आप मार्कडाउन सेल में आ गए। तो मार्कडाउन सेल में अपने कुछ सिंबल्स हैं जिनको अपना कोई मीनिंग है जो हमें सीखना पड़ेगा। तो हैश कोड सेल में कमेंट है, हैश मार्कडाउन सेल में हेडिंग होता है। अब ये कमेंट नहीं है, अब ये क्या बनाता है, हेडिंग बनाता है। कैसे बनाएगा देखते हैं। तो यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने कोई भी हेडिंग, पाइथन नाम से हेडिंग डाल दी। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे शिफ्ट टैब से, शिफ्ट एंटर से, बन गया हेडिंग। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर वापस से मुझे एडिटेबल करना है, तो डबल क्लिक कर दीजिए माउस से इसके ऊपर। अगर मैं इसका कोड टाइप कर दूं मार्कडाउन से, अब तो पाइथन कमेंट है, अब शिफ्ट एंटर करेंगे तो थोड़ी बन जाएगा हेडिंग। अब तो इस पर आप पाइथन के स्टेटमेंट लिख सकते हैं, उनको इंटरप्रेटर सिंटैक्स में चेक करेगा, उनका मीनिंग क्या है उसके अकॉर्डिंग आगे रख करेगा। तो अगर मैं इसका मार्कडाउन बना दूंगा तब ये हेडिंग बन गया। अब मुझे इस हेडिंग के अंदर या इस हेडिंग को छोटा करना है, तो 2 हैश लगा देंगे, छोटा हो जाएगा। और छोटा करना है 3 हैश लगा दोगे, 6 तक चलेगा, 4, 5, 6, इससे छोटा नहीं होगा। जिन लोगों ने कभी एचटीएमएल पढ़ी है उन लोगों के लिए हेडिंग टैग होता है, H1, H2, H3, H4, H5, इसका मतलब मार्कडाउन सेल में आप HTML का कोड लिख सकते हैं। क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि ये ब्राउजर पे चलता है। जो जुपिटर है वो कहाँ चल रहा है, ब्राउजर पे। अब ब्राउजर पे तो HTML चलती है, हमने कहा, तो इसलिए स्टाइलिंग कर पा रहे हैं हम। यहाँ पर जो ऐसे लिखते हैं हैश स्पेस, इंटरनली ये HTML में ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ब्राउजर पे सिर्फ HTML ही चल सकती है। ठीक है, बराबर। अब मुझे इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिखने हैं,
एंटर करेंगे, डैश स्पेस, डैश स्पेस से अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो पॉइंट बनकर आ जाता है। मान लीजिए लिख दिया मैंने, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991 बाय यूडो वैन रोसम, एक पॉइंट और बना दिया, इट इज इजी टू लर्न। तो आपके पॉइंट बनकर आ गए यहाँ पर, ये पॉइंट बन गया, दूसरा पॉइंट बन गया। इन पॉइंट्स का आइकन बदल सकते हो आप, तो फिर आपको उसका भी कोई मीनिंग होगा सिंबल देने का, वो आपको सीखना पड़ेगा। अब मैं चाहता था 1991 बोल्ड हो जाए, तो 1991 के पहले डबल एस्ट्रिक के अंदर उसको लिख देंगे। तो मार्कडाउन सेल में डबल एस्ट्रिक के पेयर में जो भी लिख देते हो वो बोल्ड हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि सर ये इटैलिक हो जाएगी, तो आप सिंगल एस्ट्रिक के अंदर इसको लिख देंगे इनक्लोज करके, तो ये इटैलिक हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखना चाहते थे एक पॉइंट, यू कैन डाउनलोड पाइथन फ्रॉम गिवन लिंक। अब सर आप लिंक लगाना चाहते हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, https://www.python.com क्लिकेबल है। अगर ये इंटरनेट आपके कंप्यूटर में हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो पाइथन की वेबसाइट खुल जाती है। आइडल में VS कोड में आप थोड़ी कर लोगे ऐसा ही। तो इसका मतलब आप अपने जो नोट्स बना रहे हो, उन नोट्स में अगर आप किसी वेबसाइट का रेफरेंस बताना चाहते हो कि ये पॉइंट मैंने उस वेबसाइट से निकाला है, तो आप उसका रेफरेंस लगा सकते हो कि भाई यहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में डिटेल आप पढ़ सकते हो। ठीक है। अब सर कोई इमेज लगानी है, तो आप कोई इमेज लगा सकते हो किसी भी चीज के बारे में। तो इमेज लगाने के लिए आप IMG टैग का यूज कर सकते हो, है ना। IMG टैग में आप SRC में बता सकते हो कि हमारी वो कौन सी इमेज है जो आप उठाना चाहते हो। ठीक है। तो मान लीजिए मेरा G ड्राइव के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर एक इमेज है flag.jpg। तो कई बार क्या होता है, जो इमेज है वो करंट डायरेक्टरी से ही पिक करता है, एक पाथ से पिक नहीं करता। तो कई बार ये नहीं चलता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही आपको इमेज रखनी होगी। तो क्या करते हैं, जिस इमेज को मैं दिखाना चाहता था उसको मैंने यहाँ से कॉपी करा ये, और करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इसको पेस्ट कर दिया जहां पर मैं जुपिटर चला रहा हूँ। अब आप सीधा यहाँ पर नाम लेंगे। तो आप अपने नोट्स बना रहे हो, उसमें कोई डायग्राम दिखाना है, तो डायग्राम की इमेज रखी है, तो आप ऐसे करके लगा कर दिखा सकते हो। तो पूरा PPT वाला सिस्टम हो गया ये। तो इसमें आप इमेज लगा पा रहे हो, पॉइंट्स लिख पा रहे हो, सारी बातें समझा पा रहे हो, है ना। अब इमेजिन करिए कि कोई बंदा आता है मेरे पास और मुझसे कहता है कि सर 15 दिन में पूरी पाइथन खत्म कर देना, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, मेरा अपना एक पर्पज है पाइथन पढ़ने का, आप 15 दिन में पूरी पाइथन खत्म कर दो। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं पाइथन के जितने पॉइंट्स हैं मैं उनको PPT में लिख लूंगा पहले ही, और जब वो आएगा क्लास में तो PPT ओपन करके पढ़ता रहूंगा बस में। अब वो बोलेगा सर कुछ करके भी दिखाओ प्रैक्टिस, तो मैं अलग से आइडल खोलूंगा, फिर वहां पे प्रोग्राम लिख कर रन करा कर दिखा दूंगा। तो मुझे दो एडिटर एक साथ यूज करने पड़ेंगे, एक PPT और एक अपना आइडल एडिटर। लेकिन अगर मैं उस दिन जुपिटर यूज कर लूँ तो एक ही जगह पर दोनों काम हो जाएंगे। यहाँ पर मेरे स्टाइलिश नोट्स भी लिख गए, और वो बोलेगा सर कुछ करके दिखाओ पाइथन में कैसे होता है, तो देखो ऐसे होता है। सब क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसको कोड स्टाइल बनाना है, ये पाइथन भी रन है। तो यहाँ से आप स्टाइलिंग भी कर पा रहे हो अपने टेक्स्ट की, और इसी जगह पर आप पाइथन का कोड भी लिख पा रहे हो। अलग अलग दो सेपरेट एडिटर की जरूरत नहीं पड़ रही है अब आप।
ठीक है। तो जब आप किसी कंपनी में जॉब करने जाते हो तो आपको 4 से 5 दिन की पाइथन ट्रेनिंग मिलती है। तो उसमें क्या होता है, जो भी ट्रेनिंग देने वाला पर्सन होगा उसने पहले से ही नोटबुक बनाकर तैयार कर ली होगी उन चीज़ों की जो जो आपको पढ़ानी है, और सब उसने पहले लिख लिया होगा। अब वो आपके सामने आएगा और शुरू करेगा शिफ्ट टैब से। देखो पाइथन में ये चीज़ ऐसे होती है, शिफ्ट एंटर हो गया, लिखेगा कुछ नहीं, हो क्यों लिखेगा? जब आपने कह दिया 5 दिन में पूरी पाइथन खत्म करनी है तो पहले से लिख लाएगा सारा कोड। जितना भी पाइथन में लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, सबके नोटबुक बना बना के ले आएगा, आपके सामने ओपन करेगा और शिफ्ट एंटर करता चला जाएगा, देखो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब मुझे लगता है वो 5 दिन भी खराब कर दिए आपने, क्योंकि समझ में तो कुछ आया ही नहीं होगा। फास्ट के चक्कर में 5 दिन भी खराब कर दिए कंपनी ने। कंपनी बोली कि हमारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई, हमने तो आपको ट्रेनिंग दे दी 5 दिन की। अब आप भटकोगे, कहाँ जाएं पाइथन पढ़ने के लिए? क्योंकि जो चीज जितने टाइम में हम सीख सकते हैं उतने ही टाइम में सीख पाएंगे। भाई हम 2.5 महीने में पाइथन पढ़ रहे हैं, 1.5 घंटे की हमारी क्लास हो रही है, 1 से 1.5 घंटे की क्लास हो रही है। तो अगर हम इसको जल्दी करना चाहते हैं तो हम आवर्स पे काम करेंगे, डेज पे काम नहीं करेंगे। अगर हम एक दिन में 1 से 1.5 घंटा पढ़ के 2.5 महीने में एक सिलेबस को पूरा कर रहे हैं और हमें वो 15 दिन में पूरा करना है, तो हमें अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो आप एक दिन में 6 से 7 घंटे पढ़िए, उतना ही सब कुछ होगा, 15 दिन में हो जाएगा। अब आप 1.5 घंटे में पढ़ाया हुआ घर जाके प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, उनको बनाते हैं, तो सर 1 से 2 घंटे के पढ़ाई हुए को घर जाके पढ़ने में, रिकॉर्डिंग देखकर सुनोगे, नोट्स बनाओगे, 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। तो 6 घंटे का पढ़ाया हुआ घर जाके पढ़ोगे तो सर 14-15 घंटे लग जाएंगे। हमारी लाइफ में और काम भी है, सिर्फ पाइथन थोड़ी पढ़नी है हमें, फैमिली है, ऑफिस है, XYZ और चीजें भी हैं हमारी लाइफ में। तो अब ये तो फिर आपको पहले सोचना चाहिए था, पहले से आपने समय रहते क्यों नहीं पढ़ी हुई? अब तो कंपनी कह रही है, आपकी हेडेक है कि आपको 5 दिन में पूरी पढ़नी है, 15 दिन में पूरी पाइथन पढ़नी है, ऐसे ही पढ़ाइए। तो जुपिटर का यूज उस केस में फ्रॉम डे वन किया जा सकता है। काफी जगह पर स्टूडेंट पढ़कर आते हैं, पहले दिन ही जुपिटर से पढ़कर अपना आ जाते हैं, उनको बाइट कोड का भी नहीं पता होता कि होता क्या है। उनको इंटरप्रेटर के अंदर पीबीएम होता है ये पता ही नहीं होता, क्यों, क्या दिख रहा है इसमें, कुछ नहीं दिखा। तो लिखो, आउटपुट लो, घर जाओ, खत्म, है ना? तो अब आप क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि हम वो सब जानते हैं, अब हम अपना डेवलपमेंट फास्ट करना चाहते हैं, इससे कोड लिखना थोड़ा फास्ट हो जाता है। यहाँ पर बिना हेल्प के हम चीजों को पढ़ सकते हैं। जैसे पाइथन में क्या होता था, हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना होगा तो हेल्प लगा के पढ़ेंगे, यहाँ पर हम उससे थोड़ा बच जाएंगे। कैसे बचे जाओगे? मैंने लिखा लेन, और लेन का फंक्शन लिखा, कर्सर को इस पैरेंथेसिस के बीच में लेकर आए, और यहाँ पे शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, शिफ्ट टैब, और यहाँ पर जैसे शिफ्ट टैब प्रेस करा, वो मिल जाता है जो हेल्प हमें ला कर देता है, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम्स इन ए कंटेनर। तो बिना हेल्प लगाए मैं किसी फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन शिफ्ट टैब, कर्सर लेकर आऊंगा पैरेंथेसिस के बीच में, शिफ्ट टैब प्रेस करूंगा, तो चीजें फास्ट हो गई। अब उसमें हेल्प लिखूंगा, फिर कमेंट करूंगा, हटाऊंगा, जो भी करूंगा, इसलिए हम इसका यूज करना चाहते हैं। चलिए फिलहाल आज इतना ही, बाकी चीजें और जो रह गई हैं नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।